Jai to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 2nd, that is what is democracy and why democracy. In some of the book this is chapter number 1. Now our today's topic is rule of law and respect for rights. We have discussed a lot about democracy, means what is democracy in our previous lectures. Now our today's topic is rule of law. So let's start. Zimbabwe attained independence from the white minority rule in the 1980s. Then the country was being ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. Its leader Robert Mugabe has been ruling the country since independent. देखिए यहाँ पर हम एक और डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद में हमें डेमोक्रेसी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। देखिए एक देश का एग्जाम्पल लेते हैं हम जिसका नाम है जिम्बाब्वे। उसको आज़ादी मिली 1980 के अंदर, मतलब जो व्हाइट माइनॉरिटीज है उनकी रूलिंग से इनको वो रूल करते थे पहले, लेकिन इन्हें इंडिपेंडेंट मिली 1980 में। अब इंडिपेंडेंट के बाद में द कंट्री हैज रूल्ड बाय, कंट्री किसके द्वारा रूल की जा रही है? ZANU-PF के द्वारा। ये ZANU-PF कौन है? तो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हिस्सा लिया था। ओके, और इनके जो लीडर हैं उनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे हैज बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंट। रॉबर्ट मुगाबे जो है इंडिपेंडेंट जब से हुई है जिम्बाब्वे की, जब से रूल कर रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर इलेक्शन जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, लेकिन उसमें जीतता कौन है? ZANU-PF जीतते हैं। ओके, प्रेसिडेंट मुगाबे इज अ पॉपुलर बट आल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। देखिए प्रेसिडेंट मुगाबे यहाँ पे बहुत पॉपुलर व्यक्ति है, यहाँ के पॉपुलर लीडर है, प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं इलेक्शंस के अंदर, है ना। जब भी इलेक्शंस होते हैं हर साल ये कुछ माल फंक्शंस करते हैं। ओवर द ईयर दिस गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। क्यों चेंज किया? ताकि जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके पावर को कम किया जा सके और खुद के पावर को बढ़ाने के लिए। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब्ड। देखिए जो अपोजिशन पार्टी काम करती है तो अपोजिशन पार्टी को ये हरास करते हैं और उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब करते हैं। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं अपना, उन प्रोटेस्टर के खिलाफ भी जो है गवर्नमेंट उनको भी अनलीगल डिक्लेयर कर देती है। ओके, और देयर इज अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट्स टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। और एक इन्होंने कानून बना दिया है कि आप प्रेसिडेंट को एक लिमिट तक ही क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसके आगे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा रेडियो और टेलीविजन के ऊपर कंट्रोल है गवर्नमेंट का, मतलब खाली वो रूलिंग पार्टी के फेवर के अंदर ही डिसीजन देगा, रेडियो एंड टेलीविजन, बाकी अपोजिशन के फेवर में नहीं दे सकता। देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हरासेस दोस्त। देखिए कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर भी है लेकिन गवर्नमेंट उसको हरास करती रहती है। ओके, और ऐसे जर्नलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करती है। द गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट। इसके अलावा कुछ कोर्ट का जजमेंट भी आया जो कि लोगों के फेवर में आया, ये गवर्नमेंट के फेवर में नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे नहीं माना और उसके अगेंस्ट चले गए। The example of Zimbabwe shows that the popular approval of the ruler is necessary in a democracy. Okay, but it is not sufficient. Popular government can be undemocratic, popular leader can be autocratic. देखिए जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो भी अनडेमोक्रेटिक होती है, जो पॉपुलर आपकी गवर्नमेंट होती है या पॉपुलर जो लीडर होता है वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है, या पॉपुलर गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक भी होती है। यहाँ पर हमने ये समझा क्योंकि जो यहाँ के मोस्ट पॉपुलर व्यक्ति हैं, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है रॉबर्ट मुगाबे, वो कहीं ना कहीं अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ZANU-PF है वो ZANU-PF भी यहाँ पर अनलीगल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। If we wish to assess a democracy, it is important to look at the election, but it is equally important to look before and after the election. देखिए यदि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हमें इलेक्शंस पर तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन इलेक्शन होने के पहले और उसके बाद की प्रोसीजर पर भी हमें ध्यान देना है। देखिए जो सफिशिएंट रूम होना चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, नॉर्मल या सफिशिएंट रूम होना चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, उसके अंदर इलेक्शंस वगैरह भी आता है। ओके, इसके अलावा अपोजिशन का भी रोल होना चाहिए। डेमोक्रेसी असल मायनों में डेमोक्रेसी तभी है जब उसमें अपोजिशन का रोल पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो। ओके,
दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। इसके अलावा स्टेट के द्वारा सिटीजन्स की कुछ बेसिक राइट्स का भी ध्यान रखा जाए। दे शुड टू बी फ्री टू थिंक। देखिए सिटीजन सोचने के लिए फ्री होना चाहिए, टू हैव ओपिनियन, अपना ओपिनियन, अपना जो व्यूज है उसको एक्सप्रेस करने के लिए फ्री होना चाहिए, टू एक्सप्रेस दिस इन पब्लिक। इसके अलावा इन सारी चीजों को पब्लिकली या रेडियो टेलीविजन पे या न्यूज़पेपर पे एक्सप्रेस करने के लिए फ्री होना चाहिए। इसके अलावा उनका एसोसिएशन होना चाहिए, एसोसिएशन बनाने के लिए फ्री होना चाहिए जो आम पब्लिक है वो। टू प्रोटेस्ट एंड टेक पॉलिटिकल एक्शंस। इसके अलावा प्रोटेस्ट, यदि गवर्नमेंट कुछ खिलाफ करती है उनके, तो उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए या पॉलिटिकल एक्शंस लेने का उनको अधिकार होना चाहिए। तभी एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। इसके अलावा कानून की निगाह में हर व्यक्ति एक होना चाहिए। These rights must be protected by an independent judiciary। और इसके अलावा ये सारे जो राइट्स हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, तभी जाके हम किसी स्टेट को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, या जब इस प्रोसीजर से गुजरने के बाद में जो इलेक्शंस होंगे तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे। अन्यथा जो फेवर है वो एक ही पार्टी या एक ही के हक में जाता रहेगा। Similarly, these are some conditions that apply to the way of government is run after the election। तो ये कुछ conditions हमने बताई है जिसे अपनाया जाना चाहिए डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won the election. It has to respect some basic rule. In particular, it has to respect some guarantee of to the minority। देखिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको कुछ बेसिक रूल्स को मानना चाहिए जो उस देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, उसकी माइनॉरिटीज की उसे रक्षा करना चाहिए। ओके, इसके अलावा यदि वो कोई डिसीजन ले रहा है तो डायरेक्टली डिसीजन लागू नहीं कर देना चाहिए बल्कि एक सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस करना चाहिए। ओके, एवरी ऑफिस बियर हैज अ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स लॉ। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट आल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स। वी शैल रीड मोर इन चैप्टर नंबर 5। बोथ दीज aspects give us the fourth and the final features of a democracy। Democratic government rules within the limits set by the constitution, law and citizens rights। देखिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है असल मायनों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही है कि जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ लॉ और जो सिटीजन्स के राइट हैं वो कंट्रोल होते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए लॉ का सभी पालन करें चाहे वो गवर्नमेंट हो, और इसके अलावा वहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, मतलब यदि गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो उसके लिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, और सिटीजन्स का खासतौर से जो माइनॉरिटीज का वहाँ ख्याल रखा जाए, माइनॉरिटीज के जो अधिकार है उसको सुरक्षित किया जाए। तो असल मायनों में वही डेमोक्रेसी है। ओके, अब आगे आप देखेंगे समरी डेफिनेशंस। Let us sum up the discussion so far. We started with a simple definition: democracy is the form of government in which the rulers are elected by people. We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words within it। देखिए हमने जब डेमोक्रेसी से रिलेटेड बात करना शुरू करी थी तो वहां पर ये बात सामने आई थी कि डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जहां जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लेकिन केवल लोगों के द्वारा चुनी जाना, लेकिन लोगों के द्वारा चुनी जाने की वजह से ही डेमोक्रेसी फुलफिल नहीं होती, बल्कि उसके अंदर कुछ चीजें होना जरूरी है। ओके, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people। We found that this definition not adequate। ये definition adequate नहीं होगी कब तक, जब तक we explained that some of the key word used in it, इसके अंदर कुछ key word है वो यूज नहीं होंगे। Though a series of examples we worked out of 4 features of democracy as a form of government। Accordingly, democracy is a form of government in which, देखो असल मायनों में डेमोक्रेसी क्या है? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है उसके द्वारा सभी मेजर डिसीजन लिए जाएं। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चांस द करंट रूलर्स। देखिए लोगों के पास तो स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए कि जो करंट रूलर्स है उसको चेंज कर दे लोग। आपको मींस अपोजिशन का रोल होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। This choice and opportunity is available to all people। इसके अलावा ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है रूलर्स को बदलने की, हर किसी के पास होना चाहिए, मतलब हर किसी के वोट का वजन सेम होना चाहिए। ओके, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, चाहे काला हो चाहे व्हाइट हो। ओके, the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' rights।
द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ। अब देखिए जो गवर्नमेंट वहां पर वर्क कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करे या जो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं उसका सम्मान करे, ओके, और सिटीजन्स राइट्स का सम्मान करे। तो देखिए आज हमने देखा कि किस तरीके से जो जिम्बाब्वे में गवर्नमेंट है वो माल प्रैक्टिसेस करती है, माल फंक्शंस करती है और केवल एक ही पार्टी जीतते आ रही है 1980 से वहां पर इंडिपेंडेंस के बाद से, ओके, और एक ही वहाँ के जो मेजर जो वहाँ के जो कॉमन लीडर्स है वो एक ही है अभी तक के, उसके अलावा और कोई कॉमन लीडर्स नहीं आए हैं, जैसे जो प्रेसिडेंट है रॉबर्ट मुगाबे। तो यहाँ पर हमने देखा कि केवल लोगों के द्वारा चुन लिए जाने से ही डेमोक्रेसी का मकसद पूरा नहीं होता, बल्कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को माने, माइनॉरिटीज की जो अधिकार है उसको फुलफिल करे, और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, अपोजिशन का रोल उसमें हो, लोगों को अपने व्यू एक्सप्रेस करने की आज़ादी रहे, मीडिया के ऊपर पाबंदी नहीं रहे, वहाँ पर भी वो मीडिया भी अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकती हो, ओके। तो तभी जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सार्थक हो सकती है, असल मायनों में वो डेमोक्रेसी है, ओके। तो बाकी का हम कल देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे 2.3 वाई डेमोक्रेसी। आज आप कल पे इसको जो आज का हमारा टॉपिक है उसको सभी रीड करें, रिवाइज करें, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।